अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज जुम्मे का दिन है, हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे की मुनासबत से भी हम आज के शो में बात करेंगे, लेकिन अभी हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना है और आगाज़ में ही एक ऐसी चीज़ के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करनी है जो कि हमारे कहने के माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और एक बड़ा अलमिया है दिखावा। दिखावे की आदत ने ना कई मसाइल को जन्म दिया है। दिखावा एक ऐसी इंसानी कमज़ोरी है जिसने बहुत से मसाइल खड़े कर दिए हैं। अपने आप को लोगों के सामने बरतर साबित करने के लिए अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाना कहाँ की अक्लमंदी है। आज पूरा मुआशरा हमारा दिखावे जैसी बुराई में मुब्तला हो चुका है। दिखावे की आदत आपके एहसास कमतरी में मुब्तला होने का खुला सबूत है। शादी ब्याह में देख लें कि अपनी शान व शौकत दिखाने के लिए बेतहाशा फजूल खर्ची की जाती है। कर्ज लेकर अपनी अंधी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है। किसी की मदद करनी हो तो उसे सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर पेश किया जाता है, जबकि हमारे मज़हब इस्लाम में भी ये है कि अगर दाएं हाथ से आप किसी की मदद करो तो आपके बाएं हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि इस तरह आपने पर्दा पोशी करनी है, इस तरह किसी की आपने मदद करनी है। लेकिन यहाँ सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। हम आखिर किस रास्ते की तरफ चल पड़े हैं? सादगी कहते हैं कि मुसलमान का शुआर है। इस बात को हम फरामोश कर चुके हैं। एक दूसरे की अंधी तकलीद हमें किस गहरी खाई की तरफ लेकर जा रही है, हमें इस चीज़ की खबर नहीं है। दिखावे की आदत ने ना हमारी आंखों पर बेहिसी की पट्टी बांध दी है, जो कि आप कहीं ना कहीं नहीं करना चाह रहे होते हैं। आपसे मुंसलिक रिश्ते ऐसे गलत काम कर देते हैं जिनका बाद में आपको रिग्रेट होता है ज़िंदगी में। तो ऐसे काम ना करें कि आगे जाकर इन फ्यूचर आपको उस चीज़ को जब आप मुड़कर देखें अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे, वो लम्हात, तो आपको रिग्रेट हो, आपको पछतावा हो। तो इस चीज़ से हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था। कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से। और जनाब बच्चे चाहे छोटी उम्र के हों या फिर बड़ी उम्र के हों, आम तौर पर ना वो दूध, गोश्त, सब्ज़ी खाने के चोर होते हैं। और वालिदैन जब जब बच्चों को सब्ज़ियाँ और गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो दूर भागते हैं। और ये तकरीबन हर घर की कहानी है, क्योंकि हर माँ जो है ना शिकायत कर रही होती है कि हमारा बच्चा कोई गोश्त नहीं खाता तो कोई दाल और सब्ज़ी से दूर भागता है। और अक्सर जो है ना ये जद्दोजहद में लगी रहती हैं माएँ कि हमारे बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, उन्हें या तो सैंडविच बना दिया जाए या फिर बर्गर बना दिया जाए जो कि वो पसंद करते हैं। लेकिन अगर माएँ थोड़ी सी कोशिश कर ले ना, तो आपका बच्चा रंग बिरंगी और मज़ेदार सब्ज़ियाँ और गोश्त शौक़ से खाने लगेगा और यकीनन उसके फ़ायदे छोटे बच्चों की सेहत पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हमने इसी पर बात करनी है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए झटपट सी रेसिपीज़ बनाएं और दाद समेटें और मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें जो है ना उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो आज हमारे साथ शेफ़ रुखसाना मौजूद है स्टूडियोज़ में। तो आज वो बच्चों के लिए क्या लेकर आए, बिकॉज़ आजकल आपको पता है कि समर वेकेशन चल रही है, बच्चे घर पर हैं और डिमांड करते हैं कि हमें घर पर ही ऐसी कोई चीज़ें जो है ना वो बना के खिलाई जाएँ। तो उनके लिए, माँओं के लिए ख़ास तौर पर जो ये वाला सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि झटपट चीज़ें हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो शेफ़ रुखसाना आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ रुखसाना आजकल बच्चे घर पे हैं और माएँ जो है ना उनकी दौड़ें लगी हुई होती हैं कि बड़ों के लिए अलग खाना बनाना है। बच्चे जो है ना वो खाते नहीं है, सब्ज़ी दाल गोश्त खाते नहीं है, तो बच्चों के लिए अलग कोई ना कोई चीज़ हमने बनानी होती है। तो आज आप उनके लिए क्या लेकर आई हैं? क्या झटपट सी रेसिपी लेकर आई हैं? मैं इनके लिए प्रोटीन शेक बनाऊंगी बच्चों के लिए और प्लस स्मैश बर्गर। आजकल आपको पता है बच्चे बर्गर लवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें मैंने टोटली एक प्रोटीन ऐड की है। अच्छा। ताकि बच्चे हेल्दी भी हों और एनर्जेटिक हो और उसमें हर चीज़ की कैलोरीज वगैरह शामिल है। अच्छा। हमारे यहाँ आजकल बच्चे जो है ना, वाकई अभी आपकी बात मैं सुन रही थी कि वेजिटेबल्स और मटन बीफ वाली साइड पर नहीं आते। जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल के खाना शुरू हो चुके हैं।
तो ये हर घर में कहानी है। अच्छा। हर घर की कहानी है। आपके मतलब घर की इवन भी कि कहानी मेरे है? बच्चे, मैं अपने बच्चों की बात करूं, मेरे बच्चे भी कि अगर इनको फ्रूट्स वगैरह दिया जाए, ये हाँ, सैलड्स नहीं वगैरह दिए जाए, खाएंगे, नहीं खाएंगे। कभी भी नहीं खाएंगे। ये अगर किसी भी यही चीज में इनको ऐड फ्राइज कर दे दो, दी जाए या ऐसी चीजें दे दी जाए तो ये आराम से उसमें खा से लेंगे। निकाल कर थोड़े थोड़े सारे निकाल कर साइड पे रख देते हैं। हालांकि हमारे टाइम में हम हर चीज खाते थे। मेरे अब्बू ने हमें हर चीज की आदत डाली हुई थी और हम हर चीज कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खाते होते थे। हैं लेकिन शेफ हम भी रुखसाना माएं हैं। हमारी तरह जो चूजी होते हैं जो नहीं खा सकते हैं। मैं खुद सब्जियां नहीं खा सकती हूँ। नहीं खानी खानी चाहिए, आई नो खानी चाहिए, बहुत अच्छी है, बट आप नहीं खाती हूँ मैं। जरूरी नहीं होता कि आप सब्जी पकाकर खाएं, आप कच्ची खा लें। खा सकती हैं, आप सैलेड में खा सकती हैं, फूड में डालकर खा सकती हैं, बीन्स के साथ, आप नट्स के साथ। डेली बेस पर आपको लाजमी खानी चाहिए। एटलीस्ट आधा खीरा हो गया, ये गाजर हो गई है, अगर ये नहीं खा सकते तो आप उसका फ्रेश जूस आप निकालें, वो फ्रेश आपको जूस। उसका फायदा तो हासिल हो ना। बच्चों अम्मा को- की तरफ भी चले जी जी बिल्कुल। ताकि टाइम हमारे पास थोड़ा Sure. आपको पता है कि लिमिटेड भी होता है, तो उसमें हाँ जी। हमने बना के भी दिखाया। अल्लाह हम ताला- आपको स्मूदी बनाना सिखा रहे हैं ना, आप वो बना के दे दें, उसमें जी, दूध भी है, आप- उसमें आप- बाकी चीजें भी होंगी तो बच्चे आराम से पी लेंगे। जी बिल्कुल, आप ये रेसिपी नोट कीजिए। हाँ। ये देखें, ये दूध लिया ठीक मैंने, है, 1 कप आप समझ लें दूध है। 1 कप दूध लिया। हम्म, इसमें मैंने 2 खजूर ऐड की है। ठीक है, खजूर ऐड कर लें मीठे के लिए। बादाम बादाम गए। 5, ठीक 5 है। जो है, इसको रात भर भिगो के रखें ठीक आप, है। और सुबह में आप इसको ठीक है, छील कर डाल दें। ओके। और ये ओट है, ओट्स देखें हैं। ओट आपको पता है कि टोटली प्रोटीन है। ये ठीक है, ओट्स हैं। ये ओट्स है, ये आपने 1 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड करना है। ठीक ये है, देखिए, ओके। और अगर लोगों के पास अगर ओट्स नहीं है तो फिर वो क्या करें? ना डालें, ना नहीं है तो डालें, ना डालें, कोई इशू नहीं है। हाँ, कंपलसरी नहीं है। ये अगर खुश्क है चने, आपके पास, खुश्क चने जो ड्राइड चने नहीं हाँ, होते हैं, हाँ, हाँ। ये वो है, उसको बारीक करके पीस कर ठीक है, ये मैंने भुने इसमें हुए मैं जो डाल रही हूँ। काले भुने हुए चने जो होते हैं उनको आपने पीस लिया है। पीस लिया ठीक है, ये पाउडर डेली के बेस फॉर्म पर कर अगर लिया। आपके पास कोई भी चीज नहीं है, ये जो मैं डाल रही हूँ, नो है। इशू, आप सिर्फ दूध और ये ड्राई चने ले लें और थोड़ी सी चीनी या फिर शक्कर डालकर आप बच्चे को दे सकते हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये उसका पाउडर चला गया चनों का, और एक बनाना। और एक बनाना चला गया। ठीक है, अपनी मर्जी है, आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट लेकिन डाल बनाना सकते हैं। कि आपको पता है प्रोटीन है, टोटली प्रोटीन है। सुबह के टाइम में अगर आप ये देंगे, एक बच्चा हेल्दी भी होगा। जी। और इसमें हर चीज इसमें आ गई है कि ये सुबह का नाश्ता, ओट भी इसमें आ गया है, ओके। केला भी आ गया है, बादाम इसमें भी बादाम आ भी गया आ है, गए, खजूर भी आ गई, आपके खास दूध भी खजूर आ गया। गई है। ठीक है, तो आप ये जो है ना स्मूदी अच्छी वाली जो है बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। हम बच्चों को अलग अलग भी तो ये सारी चीज़ें दे रहे होते हैं ना, तो वही चीज़ें आपने एक ही उसमें मिक्स करके जो है ना वो बच्चों को दे देनी है, वो पिला देनी है कि वो उनको एज अ स्मूदी मिल्क शेक के तौर पर आप बनाना। अगर बच्चों को नहीं पसंद है तो आजकल जैसे मैंगोज़ आए हुए हैं, आप मैंगो भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। बच्चों के इंटरेस्ट का जो भी है ना आप वो इसमें डाल सकते हैं और उनको दे सकते हैं। बस बच्चों ने पीना चाहिए बच्चों को। ठीक है, साथ साथ हमारा बन रहा है। और इसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड ऑन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बनाना ऑलरेडी मीठा है। उसके अलावा जो हमने खजूरें डाली है वो भी लेकिन मीठी अगर हैं। बच्चे कहते हैं कि भाई इसमें आप मीठा ऐड करें, हाँ। तो आप ½ टेबलस्पून शहद ऐड कर लें। शहद ऐड कर शहद लें, ऐड ठीक कर है, वो भी चीनी healthy है। ऐड ना इसमें करें। प्रोटीन है, कैल्शियम है, फाइबर है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, हर चीज इसमें है। ये एक मुकम्मल सुबह का नाश्ता। अभी सर की जो कॉल आई थी, आप ऐसे भी बनाकर दे सकते हो। आप सिर्फ दूध में स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हो, आप मैंगो भी बनाना ऐड, ऐड मतलब कर आजकल सकते हो, सीजनल हाँ। फ्रूट्स जो आ रहे हैं आप उसमें ऐड करके बना। आप बादाम सिर्फ ऐड कर सकते हो, आप 4 बादाम की गिरियां ऐड कर सकते हो। ठीक है, और आप बच्चे को दे सकते हो, बच्चा इजीली पी लेगा। ठीक है जी। ये हमारा जो स्मूदी है ये रेडी वो हो चुका रेडी है। हो चुकी है कि उसमें कोई ऐसा हमने बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किए हैं कि आप लोग अफोर्ड ना कर सके। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को ऑलरेडी दी जा रही होती हैं घर में, लेकिन वो अलग अलग सेपरेट देते हैं। आज वो सारी चीज़ें हमने ऐड ऑन करके उस स्मूदी के अंदर, और वो आपको बता दिए कि आप बच्चों को एक प्रोटीन स्मूदी बनाकर दे सकते हैं, ताकि उनका जो सुबह का जो मील है ना, बच्चे जो सुबह सॉलिड चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं, ब्रेकफास्ट करना नहीं पसंद करते हैं,
तो उनके लिए है कि वो इजीली इसको कंज्यूम करें, 2-3 घंटे वो आराम से जो है ना अपने बाकी काम कर सकते हैं और बाद में आप उनको लंच दे दे, वो उनके लिए ईजी हो जाएगा। ये पूरा अच्छा, उनके मैं लिए एक और मील है। प्रोटीन के बारे में बता देती हूँ। ओके, स्पेशली बच्चियों के लिए। हमारी बच्चियां आपको ठीक पता है है कि आजकल वो भी मम्मी डैडी बनी हुई हैं और यही चीज़ें ज़्यादा बर्गर वाली साइड पर, लेकिन बच्चों को स्पेशली नहीं लेकर आना चाहिए। हाँ। फिर आगे आगे बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम्स मसला हो हो जाता है, जाती हैं, हार्मोन्स हाँ प्रॉब्लम जी, हो जाती है। खवातीन ये के- देखें, ठीक है आप इसमें मैंने चिया सीड है, ठीक है, बादाम, ओके, और इसमें सनफ्लावर्स आ जाता है, हम्म, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये देखें, ठीक है, इसमें हमारे इसमें बादाम है, बादाम है, चारों मगज हैं, ठीक चिया है। सीड है, फुल मखानी है, ये फुल मखाने हैं, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, और मिठास के लिए किशमिश है इसमें। ये आप 1 चम्मच ठीक है। आपने ये दही में ऐड करना है। अच्छा, ठीक है, ये 1 चम्मच। आप आजकल गर्मी है, सीड्स ले लें सारे, सारे ठीक सीड है, लेने हैं आपने। अलसी के, अलसी के ठीक है। अलसी के हो गए हैं, चिया चिया सीड सीड्स, हो गए हैं, सनफ्लावर हो गए हैं। ठीक है। ये आपने 1 चम्मच सिर्फ इसमें, ये देखेंगे, और ये इसमें दही बादाम में भी डाल आ के गए, जो है ना दही में वो डालकर आपने ये सुबह ऐसे- कंज्यूम कर लेना है। प्रोटीन का सोर्स है बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए जो कि बच्चियां हैं जिनका दिल नहीं करता सुबह उठ के खाने का, जो कि ऑफिस गोइंग लड़कियां होती हैं, हमने जैसे ऑफिस आना होता है सुबह, फटाफट हम कुछ चाह रहे होते हैं कि हम ऐसा खा लें कि जो हमें 1-2 घंटे जो है ना वो हम सरवाइव कर सके, उसके बाद हम कुछ और खा लें या लंच कर सके। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आप सारे सीड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बादाम है, जिसमें फॉक्स नट जिसे कहा जाता है वो भी हैं। ये उन बच्चियों के, हाँ, सनफ्लावर सीड्स भी हैं, सारे सीड्स हैं, अलसी के, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स हैं, किशमिश भी है इसमें इसमें मीठा करने के लिए, शुगर ऐड, एक्स्ट्रा शुगर ऐड ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। और ये उन बच्चियों के लिए भी, खासतौर पर जिनके हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम अपने स्मैश बर्गर की तरफ चलते हैं। स्मैश बर्गर बच्चे बहुत पसंद करते हैं स्मैश बर्गर को, लेकिन हम करते तो वो चिकन का पसंद, लेकिन हम उनको कहेंगे ये चिकन का चिकन है, लेकिन हम उनको जो है ना वो बीफ खिला के कहेंगे चिकन का है। बीफ में भी बना सकती है, मटन में भी बना सकते हैं, आप वाइट मीट में भी बना सकते हैं। है। अच्छा देखिए, मेरी मोस्टली कोशिश यही होती है कि मैं सब माओ को यही कहती हूँ कि आपने फ्रोजन आइटम बनाने आप घर में ही बनाएं। ठीक है, आपके पास बेशक थोड़ी चीज़ की ना हो, कि एक आपकी अपनी सेल्फ वो होती है कि कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जी मैंने खुद और बनाया हाइजीन है। का भी होता है ना हाइजीन कि का होता है। हमने हमें हाँ। पता है कि हमने इसमें एक तो चीज़ें क्या डाली हैं और किस तरह डाली हैं, और हाइजीन का हमने कितना ख्याल रखा है। ये देखिए, ये मैंने स्मैश बर्गर की पैटी बनाई है। इसके लिए मैंने सिर्फ बीफ लिया है, इसमें मैंने ब्लैक पेपर, क्रश चिल्ली, नमक, हरा मिर्च डाली है और नमक डाला है, नमक और काली मिर्च डाली है, उसके अलावा कुछ नहीं डाला। ना इसमें प्याज डलता, ना ही इसमें टमाटर। हमारी माएँ क्या करती हैं, वो प्याज और टमाटर डालती हैं, वो पानी छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से पैटी जो है वो फट जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी। और ये आपने इसका कीमा करवाया पहले, बीफ का? बिल्कुल, और ये बिल्कुल इसको बारीक करना, रिफाइन होना चाहिए कीमा। और आपने इसको ये आसानी से ही देखें जरा, ये घर में ही आपको मिल जाती है रैप। ठीक है, इसको आपने निकाला, लाइट सा ऑयल आपने लेना है, डीप फ्राई इसको नहीं करना है, हल्की आंच पे इसको आपने फ्राई करना है। ठीक है, और ये हल्की आंच पे फ्राई होता है, इस तरह के बीफ भी ये कुक हो जाएगा। ये आप लोग घर में इसी तरह बना सकते हैं, चिकन का बना सकते हैं आप, मटन में, बीफ में, किसी भी मीट अपनी में मर्जी अपनी आपकी। मर्जी आजकल क्योंकि घर में गोश्त मौजूद है, प्रोटीन का एक बड़ा अच्छा सोर्स है, छोटा गोश्त भी है, बड़ा गोश्त भी है, लोगों ने फ्रिज में रखा हुआ है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह की। ये इस तरह की जो आप बीफ पैटीज बना के जो है ना वो आराम से फ्रीज कर सकते हैं, जिसमें कीमा है गोश्त का, और अंदर आपने काली मिर्च, नमक, स्पाइस, इसमें सिर्फ दड़ा मिर्च जो है ना वो डाली, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कि ना इसमें प्याज है, प्याज पानी छोड़ता है, और ना ही इसमें टमाटर है। अदरक लहसुन का बिल्कुल मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि वो उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। वो खत्म हो जाए। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं, तो चले आप शेफ रुखसाना ये बनाएं। हमारे पास एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनकी तरफ जाते हैं। तो जब बन जाएगा फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। तो हाँ, अब क्योंकि खाने पीने की थोड़ी सी बात हो ही गई है, अब हमने बात करनी है कि बहुत से लोग सेहत से रिलेटेड चीज़ें हमसे पूछ रहे होते हैं कि जनाब हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जी पथरी हो जाती है, पित्ते में जो है ना वो स्टोन्स आ जाते हैं।
तो उस हवाले से हमने बात करनी है कि ऐसी कौन सी गलतियां हम कर रहे होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ग़िज़ाएँ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ती है, इसका इलाज क्या है, और गर्मियाँ भी हैं, गर्मियों में हम इससे किस तरह जान छुड़वा सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो पेन होती है ना, ख़ासतौर पे ये बहुत ज़्यादा पेन होती है और इसकी पेचीदगियाँ भी बढ़ती जाती हैं अगर आप इसको इनिशियल स्टेजेस पर नहीं पकड़ते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आसिफ जैदी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, खाने पीने की बात हो रही है, हमने वहाँ पे तो बता दिया, लेकिन ये जो आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन्स का जो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है कि पित्ते में पथरी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है कि वो आपको कभी भी कहीं पर भी दर्द हो सकती है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि मसला क्या है। तो सबसे पहले बताइए कि ये आखिर पथरी बनती क्यों है और इनकी कितनी टाइप्स है? पथरियाँ इनकी 3 टाइप्स जो मोस्ट कॉमन हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, अच्छा, पिगमेंट स्टोन्स अच्छा, एंड मिक्स स्टोन्स। अगर सबसे पहले हम देखें, हमारा बहुत ज़्यादा जो माशरा है वो मोटापे की तरफ ज़्यादा है। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो पथरियों के लिए हैं वो फीमेल, फर्टाइल, 40, अच्छा, फेयर, कुछ एथनिक जो हमारी हैं एशियन एंड फेयर पॉपुलेशन जो है, यूरोपियन पॉपुलेशन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका है तो उसमें बहुत ज़्यादा है। प्रेगनेंसी है वो एक इसका रिस्क फैक्टर है। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं तो उसकी वजह से ये मोस्ट कॉमनली पथरियाँ बनती हैं। अच्छा, जो बात की आपने दर्द की, दर्द हमेशा जब भी पित्ते की पथरियों के साथ रिलेटेड दर्द होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकली हमारे पास प्रेजेंट करता है मरीज़, वो यही होता है कि उसने कोई चिकनाई वाली चीज़ सुबह खाई होती है या कोई भी किसी वक्त रात को फैटी मील लिया होता है और उसके बाद दाईं पसली के नीचे शदीद दर्द होता है। अगर किसी को भी इस तरह का दर्द कभी हुआ हो और उसके अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको पता लग जाए कि उसके पित्ते में पथरियाँ मौजूद हैं, ठीक है, तो देन उसको पथरियाँ आपने कहा एक से ज्यादा? जी, ये कई पथरियाँ होती हैं। इनके मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। अच्छा, स्मॉल भी हो सकती हैं, लार्जर साइजेस भी हो सकते हैं, बड़े भी साइज हो सकते हैं। तो इसलिए तो ये जैसे आपने कहा कि खवातीन में ज्यादा पाई जाती है, खवातीन में क्यों पाई जाती है ज्यादा? रिस्क फैक्टर है इसमें। फर्टाइल ऐसे पेशेंट्स जो फर्टाइल एज में हो, 40s में हो, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन की मिकदार या हार्मोनल पिल्स पे हो या एस्ट्रोजन ज़्यादा हो तो उसके अंदर पथरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, और वैसे तो किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है यूजुअली, लेकिन ज्यादातर बताया जाता है रेशो जो है खवातीन में ज्यादा है इसकी गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। अच्छा, दूसरा, इन स्टोन्स को रिलेट किया जाता है प्रोटीन के साथ कि आप ज्यादा प्रोटीन खा रहे होते हैं, इनटेक आपका ज्यादा है, तो उससे भी आपको जो पथरी है या स्टोन्स है वो हो सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? प्रोटीन के साथ मुनीबा जो पथरियाँ हैं वो यूरिक एसिड के साथ आपके किडनीज की पथरियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है। जो गॉल स्टोन्स की पथरियाँ हैं, जो पित्ते की पथरियाँ हैं, वो कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट स्टोन, इसको हम कहते हैं पिगमेंट स्टोन। एक गॉल स्टोन के साथ जो पथरियाँ होती हैं वो अमूमन पीले रंग की होती हैं। अच्छा। और जो पिगमेंट स्टोन के साथ पथरियाँ होती हैं, जो पिगमेंट्स के साथ होती हैं, वो ब्लैक कलर की होती हैं। पिगमेंट स्टोन इस वजह से होते हैं, कुछ अगर किसी को खून की कोई बीमारी है जिसमें खून की टूटने की रेशो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से फिर उसके अंदर पिगमेंट स्टोन बन जाते हैं। तो और ये फिर मिक्स भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट बोथ मिक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लोगों को लगता है अच्छा यहाँ तो तेजाबियत है या फिर गैस हमें चढ़ रही है, इस वजह से हमें ना कभी गैस यहाँ पे आ गई, कभी गैस यहाँ पे आ गई, कभी दिमाग को चढ़ गई, बहुत से लोग ये कहते हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि आपको पित्ते की पथरी की दर्द हो रही है या फिर गैस और तेजाबियत की हो रही है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम? अलामात क्या होंगी? पित्ते की जो पथरियों के साथ दर्द होगा वो एसोसिएटेड होगा किसी भी चिकनाई
का खाना खाया होगा मरीज ने और उसके बाद आपको दर्द और होगी। वो दाईं पसली के नीचे शदीद दर्द होगा। अब इस तरह है इसकी, अगर आप सिंपल मैकेनिज्म हाँ, समझ लें, हाँ। जैसे हमने फैटी फूड कोई चिकनाई ली, ठीक एक है। खास हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कोलिसिस्टिक काइनिन, ओके। वो रिलीज होता है और वो पित्ते को कहता है कि जी बाइल जूस जो है वो आंत में डालें ताकि चिकनाई हजम कर सकें। ठीक है, जब वहाँ पे उस गॉल ब्लैडर के अंदर पथरियाँ आ गई तो उस जब वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पथरियाँ जाके या तो उसकी गर्दन में फंस जाती हैं या उसकी नाली में फंस जाती हैं या जिगर की नाली के अंदर आ सकती हैं, जो जिगर से सुफरा लेके छोटी आंत में फेंक रहा होता है। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मरीज को दाईं पसली के नीचे शदीद दर्द होगा ठीक है। और उसके साथ में शदीद उल्टियाँ आएंगी। इसको हम कोलिकी पेन कहते हैं। कोलिकी पेन। कोलिकी पेन। ओके। ये कोलिकी पेन इस तरह होता है कि जब स्पैज्म में चला जाता है पित्ता, हाँ। और इट इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट स्टोन, ओके। लेकिन वो अगर निकल नहीं रहा तो वो फिर मुसलसल दर्द होता है। और कोलिकी पेन जब भी आप याद रखें ये एसोसिएटेड होता है उल्टियों के साथ। जैसे यूरिटेरिक कोलिक होता है कि गुर्दों का जो पथरियों का दर्द होता है वो भी शदीद वॉमिटिंग के साथ होता है ठीक है। और ये बहुत शदीद दर्द होता है। ठीक तो है। इसमें हम फिर एंटी स्पाज्मोटिक यानी जो स्पैज्म वाली दवाई रोकने होती की है। दवाई है वो देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ठीक है। देते हैं। और अगर पित्ता सूज जाए और उसकी दीवार सूज जाए या उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हम इसके अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं और पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। इनके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक अगर है। ये पथरियाँ पित्ते के अंदर हों तो अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यानी पित्ते की सूजन हो सकती है, गॉल ब्लैडर इम्पायमा या पित्ते के अंदर पीप पड़ सकती है, या पैंक्रियाटाइटिस लबलबे की सोजिश हो सकती है, या जिगर की नाली में अगर ये आके फंस जाए तो रुकावट वाला यरकान जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कहते हैं वो हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हमारे पास जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको पित्ते की पथरियाँ होती हैं तो इसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि जब पित्ता पथरियाँ बनाना लग जाए तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस दैट गॉल ब्लैडर। ठीक है कि डॉक्टर से एटलीस्ट आप जरूर कांटेक्ट करें, और कंसल्ट जरूर करें, सर्जरी करवा के इससे अच्छा। इससे गेट रिड ऑफ दिस गॉल इससे ब्लैडर ना जो है ना छुटकारा जान हासिल छुड़ाई। करें। लेकिन क्या हर पथरी का इलाज सर्जरी है या फिर कुछ केसेस में दवाइयों से भी काम चल सकता है? कोलेस्ट्रॉल की जो पथरियाँ होती हैं उसके अंदर एक खास दवाई जिसको अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड अर्सो के नाम से आता ठीक है। वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी लंबा इलाज 6 महीने तक करवाना पड़ता है। ओके। और उसके अंदर भी जब वो छोड़ें तो दोबारा बन जाती हैं। थ्रू मेडिसिन आप कह रहे हैं कि ये 6 से 7 महीने चल जाए? कर सकती ठीक हैं है। आप, लेकिन वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं। ओके। अगर पिगमेंट स्टोन्स हैं या पिगमेंट की वजह से बनी हुई हैं तो ठीक है। वो उससे खत्म नहीं होंगी। अच्छा, उसके लिए सर्जरी ही रिकमेंडेड सर्जरी है? रिकमेंडेड है। ओके। एक तो पहले बताया कि अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए है। सर्जरी है कुछ खास केसेस के अंदर लिथोट्रिप्सीज के जरिए भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर। हम अगर कैल्शियम के स्टोन्स हों तो उसके अंदर हम रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है। वो इसमें नॉर्मली नहीं है, यही ठीक होता है। है कि आप लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी ओके। या ओपन कोलेस्टेक्टमी करवाएं ठीक है। कॉम्प्लिकेशन होने से पहले। क्योंकि देखो अगर किसी को पित्ते की पथरियां हैं और वो उसे लिए घूम रहा है और उसके साथ में उसको बार बार सोजिश पड़ रही है तो उसके अंदर लबलबे की सोजिश, ठीक है, रुकावट वाला यरकान, कोलेंजाइटिस या पित्ते की वजह से पित्ते में पीप पड़ने का खतरा प्रॉब्लम हो सकती है और ज्यादा। ये एक मुसलसल सोजिश पित्ते के कैंसर का बायस भी बन सकती है। तो इसलिए इसमें जो है बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर ठीक हो है। गई है तो इससे पहले कि आपको रुकावट वाला यरकान हो जाए, पहले आप मेरे पास आएँ, मैं एंडोस्कोपिकली जाके ERCP करूं और ठीक है। स्टोन निकालूं, फिर जाके पित्ते का ऑपरेशन हो। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले ऑपरेशन ही कराएं और इससे छुटकारा हासिल करें। शेफ की तरफ चलते हैं, मजीद क्या अच्छा, मैंने उसमें थोड़े चीजें से हो ऑयल सकती में हैं? ये पैटी ठीक को है। मैंने फ्राई किया और देखिए ओके। पैटी आप देखिए कितनी जूसी है क्योंकि ये घर में बनी है। ठीक है। ये देखिए कितनी जूसी है और जूसी ही ज़्यादा बच्चे खाते हैं, पसंद करते हैं। वो जब बच्चा बाइट लेता है ना, एक बबल सा जब बन जाता है ना मुंह में, तो वो फिर बच्चा इरिटेट करता है, वो नहीं खाता। ठीक है। सॉफ्ट होना चाहिए आपका मटन या बीफ या चिकन, मॉइज होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए। ठीक है। मेन चीज़ ये 3 चीज़ें ये होती हैं 3 क्योंकि बच्चे चीज़ें, हमारे हाँ। से ज़्यादा बड़े शेफ हैं, उनको सेटिस्फाइड करना बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है। होता है।
ठीक है। अच्छा, ये मैंने सॉस बनाई है। आपके Okay. घर में कोई भी मायोनीज है, केचप है और कोई भी सॉस, ग्रिल सॉस है, इन तीनों को मैंने मिक्स करके मैंने बनाई है। आप अपनी मर्जी की कोई भी आप अपनी बना मर्जी सकते की कोई हैं। भी बना लें। इवन दो के बाहर मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी सॉसेस में मिलती हैं जो हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खा रहे होते हैं ना, उस तरह की सेम ब्रांड्स इतने अच्छे आगे हुए हैं कि जो जिन्होंने रेडी बना के रखी हुई होती हैं, वो बस आप लेकर आए एक बॉटल, एक पैकेट, और वो आराम से नो आपकी सीजनिंग अच्छी हो जाती है, आपकी चीज़ें ही अच्छी हो जाती हैं। लेकिन बच्चों की पसंद की। हाँ, बच्चों की पसंद की है, वरना तो वो बच्चे हाथ भी नहीं लगाते उस चीज़ को जो उनकी क्योंकि पसंद की ना हो। बच्चे बहुत ज्यादा इन चीजों को भी चूजी नोटिस होते हैं, करते हैं, बिल्कुल। चूजी होते हैं। वो ये देखते हैं कि सॉस कौन सी है। हाँ, और ऐसी चीजें जब आप बना रहे होते हैं ना घर में, क्योंकि आजकल बच्चे घर पर हैं, तो बच्चों को भी साथ अपने लगाएं, Yes, उन्हें yes. भी बताएं कि इस तरह करनी है, ताकि उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। उन्हें पता हो कि अगर हम घर पर हैं तो हमने ये साथ साथ चीज़ें भी करनी है। अब वो टाइम गया है कि बच्चे जो है ना वो आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन यूजुअली आजकल माएँ यही करती हैं, यही करती कि हैं। जी बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चों को बेड्स पे जो है ना वो चीज़ें जा रही हैं, बन बन के नाश्ते भी जा रहे हैं, खाने भी जा रहे हैं। बच्चों को साथ लगाएं, उनके अंदर जो उनकी क्रिएटिविटी है ना वो भी बढ़ती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है माओ के लिए। ये देखिए, ये पैटी मैंने इसमें ठीक रख है। दी है और फिर इसके ऊपर भी आपने लगाया। अच्छा, अब आप इसमें फ्रेश सैलेड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अनियन इसी में ही फ्राई किए जो हमने बर्गर बनाया था। उसमें ही हाँ, आपने ना हल्का 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 सौते सा कर सौते लिया कर उसे। लिया। ठीक है, क्योंकि स्मैश बर्गर की यही पहचान है इसकी। ये इसमें ये आपने ये डाल दिया। ठीक अगर है। आप डाल सकते हो, बच्चे बच्चों को लवर अगर हैं, पसंद तो है ठीक है, वरना आप vegetables, साइड पे रखते हैं ठीक है। वेजिटेबल। अगर बच्चों को पसंद है तो आप उसमें क्यूकम्बर डाल सकते हैं, अनियन हमने डाल दिया है सौते करके, आप उसमें टमाटोज डाल सकते हैं अगर बच्चों को पसंद। अगर नहीं पसंद तो आप इसी तरह भी उन्हें ये बर्गर जो है ना वो सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये ठीक रेडी है। ये सारा होममेड है। ये इसमें कुछ भी नहीं है बाहर से। ये पैटी भी घर पर बनाई है शेफ रुखसाना ने, और ये सिर्फ जो बन है ये आपको बाहर से ख़रीदना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये प्लेटर है, साथ में इसके आप फ्राइज़ बनाएं, वो बच्चों के लिए साइड पे फ्राइज़ रखें, साथ इस तरह का उनको जूस दे बनाकर या स्मूदी बना के दें, उनके लिए एक अच्छा प्लेटर जो है ना वो रेडी हो जाता है। और बेबी गर्ल्स के लिए आप ये हार्मोन्स के ये लिए, सुबह बच्चों के लिए सुबह वो नाश्ता जो है ना मतलब वो ये कर हर सकते एज हैं। का ले सकता है, हर एज का जरूरी मतलब नहीं मैं है। भी ले सकती हूँ, शेफ रुखसाना भी ले सकती हैं, हमारी तरह सारे, इवन दो के जो 60 अबव खवातीन है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। ये 50 अबव खवातीन है ना, उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छी है कि ये जो सीड्स हैं वो अपनी डेली रूटीन में उनको शामिल करें, नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इनमें आपको पता है कि हड्डियों के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत स्किन के लिए, बालों के लिए, हेल्थ के लिए, आपकी बोन के लिए, ठीक है। ये हर चीज़, ये तीनों हेल्दी हमारा जो प्लेटर है झटपट तैयार होने वाला, बच्चों के लिए खास तौर पर हमने ये बनाया है। रेसिपी भी आपको शेफ रुखसाना ने बता दी है। तो शेफ रुखसाना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और ये वो वक्त होता है जिसका बच्चे ना सारा साल इंतज़ार करते होते हैं, लेकिन अब वो दिन गए जब ये छुट्टियां सिर्फ नानी के घर और गली के खेलों में हम लोग गुजारा करते थे। अब इनकी जगह आ गए हैं समर कैंप्स, जो कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं और प्राइवेट इदारे धड़ाधड़ मुनक़्क़द कर रहे हैं। कहा जाता है कि समर कैंप्स बच्चों की शख्सियत निखारते हैं, उनमें नई महारतें, नई स्किल्स पैदा करते हैं और उन्हें मसरूफ़ रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई समर कैंप्स बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, या ये सिर्फ वालिदैन की जेबें हल्की करने और स्कूल्स का कारोबार जो है ना बढ़ाने का एक नया बहाना आ गया? क्या हर बच्चे को समर कैंप में भेजना ज़रूरी है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि समर कैंप्स हर किसी के लिए है या नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि करियर कंसल्टेंट हैं। तो उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड एंड इट्स गुड टू बी बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है अब्दुल रहमान, समर कैंप्स पे हमने बात करनी है। बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं घर में और कुछ बच्चों के समर कैंप्स भी चल रहे हैं। समर कैंप्स क्या वाकई सब बच्चों के लिए ज़रूरी है या नहीं है? ये तो हमें पता है समर कैंप्स है क्या, लेकिन क्या वाकई ज़रूरी है बच्चों के लिए? देखें, बहुत बारीक सवाल है और हमें इसको बड़ी बॉटम लेवल पर जाकर इसको डाइसेक्ट करके देखना पड़ेगा।
देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक मोटरवे है हाँ। तो वो आपकी फैसिलिटी के लिए बनाई गई ठीक है। लेकिन अगर आप उसी पर ओवर स्पीडिंग करेंगे, उसके डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल कॉज फैटल एक्सीडेंट्स एज वेल। इसी तरह अगर हम इसी चीज़ को इम्प्लीकेट करें समर कैंप्स के ऊपर तो इसके दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं, इसकी दोनों साइड्स हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक ऐसा इदारा जो कतई तौर पर भी इसको बिजनेस ओरिएंटेड नहीं करता, वो इसको कॉर्पोरेट आई से देख नहीं रहा, वो देख रहा है इसको ग्रूमिंग पर्सपेक्टिव से, वो इसको देख रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, वो इसको देख रहा है स्किल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, तो ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता किसी भी बच्चे को एकेडमिक से हट के चीजें डेवलप करने का। देखिए मुनीबा, ये दौर 5G टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये दौर साइबर सिक्योरिटी का दौर है। इस दौर के अंदर अगर आप जॉब हंट करने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ डिग्री इज नॉट इनफ। आपका रेज्यूमे एक ऑप्टिमाइज रेज्यूमे होना चाहिए। आपके रेज्यूमे के अंदर जो स्किल सेट है वो उस जॉब के स्किल सेट से मिला होना चाहिए। अक्सर हमारे लोग शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि जी हमें काम नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने अपने रेज्यूमे में वो चीजें डाली ही नहीं है। तो एआई पोर्टल्स उसको रिजेक्ट कर देता है। और ये चीजें बहरहाल स्कूल लेवल से बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की जरूरत है। और वो चीज क्या है? स्किल्स। आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप साइंसेस की सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया। लेकिन एक बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल नहीं पता, वो उसको वो चीज आती है लेकिन वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा। बच्चों को डिबेट्स नहीं आती। सो मैं समझता हूँ कि बच्चों की अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आपने काम करना है तो नॉन एकेडमिक टाइम होना चाहिए जिसमें आप सोलली इस चीज पे फोकस करें। अच्छा। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट सिखाएं बच्चों को। ठीक है। जहां पर इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों का टाइम वेस्टर है, वहीं पर मेटा एड्स कैन बी द बिगेस्ट स्किल टू रीच द बिगेस्ट ऑडियंस इन द होल वर्ल्ड। लेकिन फिर ये देखें, अब आपने कहा कि दो इसके एस्पेक्ट्स हैं ना, पॉजिटिव लेकर चले, नेगेटिव लेकर चले। हम पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं, कोई मसला नहीं है हमें। अब मुझे आप ये बताएं कितने % हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि कॉर्पोरेट आई से नहीं देख रहे हैं, कारोबारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, इसको एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के समर कैंप्स उन्होंने लगाए हुए हैं और सिर्फ वो चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे स्किल सीखें। कितने % है? बहुत अच्छी बात की है आपने। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी रेशो है उन इदारों की जो बहरहाल एक पॉजिटिव समर कैंपिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं बहुत सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं अगर आपको प्रोपोर्शन बताऊं टू माई लेवल ऑफ नॉलेज तो मोर देन 50% ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बेहतर समर कैंप्स ऑफर करते हैं। अब उसकी क्या रीजन है? फॉर एग्जाम्पल टॉप नॉच स्कूल चेन्स जो है वो इस पे बाकायदा काम करती हैं, वो इस पर रिसर्च करती हैं, एक पूरे सिस्टम के थ्रू इसको लेकर चलते हैं। और मुनीबा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये क्रॉस द वर्ल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूं, आई वाज रिसर्चिंग दिस टॉपिक एंड व्हाट आई केम अप विद कि यूएस के अंदर एक लॉ है जिसका नाम है NCLB लॉ, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड लॉ। इसको उन्होंने चेंज किया 2015 में ईसा लॉ। ऑल स्टूडेंट शुड सक्सीड। अब इसमें क्या है? ऑल स्टूडेंट शुड, पहले वो कह रहे थे नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, अब वो क्या कह रहे हैं कि सबको स्कूल लेके आओ, सबको कॉलेज लेके आओ, किसी को छोड़ो नहीं। लेकिन अब उसके सुपीरियर लेवल पे बात चली गई है दैट एवरीवन शुड सक्सीड। एग्जैक्टली। नॉट जस्ट कमिंग टू स्कूल, बल्कि स्किल डेवलपमेंट भी, बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, बल्कि ग्रूमिंग भी, और अवेयरनेस ऑफ द मॉडर्न ट्रेंड्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स एज वेल। सो आई थिंक कि ये जो नॉन एकेडमिक टाइम होता है इसमें आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, आपके पास बहुत अच्छे मौके होते हैं आपके पास कि जो चीज़ आपकी वीकनेस है। मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि आप अब अपने बच्चे को काउंसलर्स के पास लेके जाएं। जब वो 5th ग्रेड से आगे की तरफ चल रहे होते हैं, अच्छा। उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट कराएं, उनकी पर्सनालिटी का स्वॉट एनालिसिस कराएं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये एक मैट्रिक्स है। वो बच्चे का एक इंटरव्यू करेंगे, उसको पर्टिकुलर क्वेश्चनर देंगे, वो फिल करेगा, बैक एंड पे उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ जाएगी कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, इस बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं और इस बच्चे के लिए थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो अच्छा बोलता है तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे जा करके पब्लिक डीलिंग में जा सकता है, वो कस्टमर हैंडलिंग में जा सकता है, वो ऐसे शोबा हाथ में जिंदगी में आगे जाके एक्सेलरेट कर सकता है जिसके अंदर पब्लिक इंटरेक्शन, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, जहां पर इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड। एक बच्चा जो याद अच्छा कर रहा है, लिख अच्छा रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा, ये थ्रेट है उसके लिए। स्ट्रेंथ है कि वो लिख रहा है, स्ट्रेंथ है कि वो याद कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो आ जाएगा उसको जब वो इंटरव्यू के टेबल पे बैठेगा। एंड आई नो मेनी स्टूडेंट्स इवन फ्रॉम माय क्लास
कि जिनके CGPAs बहुत अच्छे थे, जिनकी परसेंटेजेस बहुत अच्छी, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, देयर हैंड्स यूज्ड टू स्टार्ट शिवरिंग, उनको पसीने आना शुरू हो जाते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज के दौर की मुनीबा कभी भी ऐसे बच्चे को हायर नहीं करती कि जो इंटरपर्सनल में अच्छा नहीं, जो पीयर टू पीयर में अच्छा नहीं है, जो पब्लिक हैंडलिंग नहीं कर सकता, पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकता। सो आपके लिए जरूरी है कि आप इन स्किल्स पर काम करें और शुरू से काम करें। डेफिनेटली देखें, आपको ये आय खुद रखनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे इदारे हैं जो इसको एज अ बिजनेस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल को विजिट करते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, वहाँ प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स नहीं है, वहाँ प्रॉपर प्लेग्राउंड्स नहीं है। वहाँ पर आप जाइए, आप सिर्फ किसी इदारे के लीडर से मिलकर वापस ना आ जाइए, उसके मेन टॉप टियर रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर वापस ना आ जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करें दैट वी वांट टू मीट 2 to 3 टीचर्स जिनसे ये बच्चा पढ़ेगा, उनसे 3 से 4 सवाल करें। उन 3 से 4 सवालों के जवाब में यू विल एग्जैक्टली नो कि उन लोगों की क्या कैपेसिटी है और वो क्या कैपेसिटी बिल्डिंग उस बच्चे के लिए कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है और उसमें कितना पोटेंशियल है, क्या कैलिबर है, क्या एप्टीट्यूड है उन लोगों कि जो वो आपके बच्चे को ग्रूम करें। सो डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर दोज पीपल। इसको ब्रांड से टैग ना करें, इसको खूबसूरत बिल्डिंग से टैग ना करें, इसको लोगों से टैग करें एंड द वैल्यू दैट दोज पीपल प्रोवाइड। आप उसको अब अब्दुल रहमान, ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना, अब जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो वालिदैन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि समर कैंप्स की भी फीस होती है ना, वो पे करते हो देन आप समर कैंप में जा सकते हो। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो बच्चे घर पर हैं, वो खुद से इन छुट्टियों को किस तरह उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कौन से स्किल सीख सकते हैं? अगर मैं बात करूं कि 5 ग्रेड से ऊपर का बच्चा है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स ज़रूरी हैं कि वो इन छुट्टियों में सीख सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप एक बच्चे को प्ले स्टेशन भी लेकर के दे सकते हैं और आप उस बच्चे को एक वीडियो ट्यूटोरियल डाउनलोड करके दे सकते हैं कि रोज इसको 3 घंटे देखो और ये डिबेट्स का ट्यूटोरियल है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का ट्यूटोरियल है, ये यूट्यूब पर व्लॉगिंग का ट्यूटोरियल है, पॉजिटिव व्लॉगिंग, इसको भी जरा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है? डिफरेंट, यस, फैमिली। आप कैमरा उठा के आप ये ना कहें कि मैं पढ़ना शुरू कर दिया और अब मैं पढ़ाई बंद कर दी, डोंट डू दैट। सो आप इसको पॉजिटिव तरीकों से लेकर के चल सकते हैं और इसमें पेरेंटिंग का बड़ा रोल आ जाएगा कि पेरेंट्स खुद को अपस्किल करें, खुद को अपग्रेड करें, वो खुद उन चीज़ों को खुद में इनकलकेट करें जो वो अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। सो मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल पे काम होना चाहिए और उसके लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। मैं उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपका बच्चा जो 6 to 7 ग्रेड में है, उसको एक डिबेट लिख कर दीजिए और उसे कहिए शीशे के सामने खड़ा होकर इसको रिहर्स करें। वो पहले पेज पर देखकर उसे रिहर्स करेगा। उसको कहिए कि आई टू आई जाके खुद लुक इनटू योर आईज एंड रिहर्स दिस, एंड देन उसको कहिए कि आप फैमिली के सामने खड़े होकर उसको करो। सो जब आप इन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे होंगे, सो डेफिनेटली एक स्किल जो है उस बच्चे में डेवलप होगी। अगर वो अपने घर के 5 लोगों के सामने खड़ा होकर बात कर पाएगा तो वो फिर अगले 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने खड़ा होकर भी ये कर सकेगा। लेकिन घर के अंदर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों को कन्विंस करना कि आप ये करें। So, यहाँ पर होते हैं ना कुछ बच्चे, यहाँ पर डेफिनेटली मुनीबा पेरेंट्स का रोल आएगा दैट हाउ कमिटेड यू आर। तो हम समर कैंप्स के हवाले से बात कर रहे थे और समर कैंप्स ना सिर्फ आपको स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा आप कह लें कि फ़ायदेमंद साबित होता है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो बच्चे जा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर जो बच्चे घर पर हैं और उनके पेरेंट्स ने कहा है आपने समर कैंप्स नहीं जाना, तो अभी भी उनके पास मौका है, वो उनको भेज सकते हैं या घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ परफॉर्म कर सकते हैं कि उनकी ये जो टाइम है उनका प्रोडक्टिव गुजरे, क्रिएटिविटी उनकी बढ़े, ना कि सिर्फ वो फारिग रहकर सोशल मीडिया इस्तेमाल करके अपने जो है ना मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये टाइम होता है। तो हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए और इसके ऊपर बात की है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ नफ्सियात के हवाले से बात कर लेते हैं। कहते हैं कि चुप रहने के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि खामोशी खुद एक बड़ी दानाई और इबादत है। खामोश रहने से इंसान बहुत से तनाज़ात से बच सकता है। खामोशी बज़ाते खुद एक ज़ुबान है और ये नाराज़गी के इजहार का भी एक मज़हब, मुहज़्ज़ब और किसी हद तक कह लें कि काबिल कबूल तरीका भी है। अब खामोश रहने से ना इंसान बहुत से तनाज़ात से बचता तो है, ये तो हमें पता है, और ये एक दानिशमंदाना अमल भी है जो इंसान को गैर ज़रूरी बहसों से, लड़ाइयों से महफूज रखता है। खामोशी खुद एतमादी और तहम्मुल की अलामत भी समझी जाती है और बाज़ औक़ात ये दूसरों के लिए एहतराम का इजहार करने का भी तरीका होता है। कहते हैं कभी कभी चुप रहने में ज़्यादा ताकत होती है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अक्सर कहा जाता है कि एक चुप
100 सुख के बराबर होती है। क्या ये वाकई दुरुस्त है, ये अप्रोच दुरुस्त है या नहीं है? तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर बिस्मा एजाज ने हमें आज ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करते हैं कि जनाब एक चुप 100 सुख वाला जो मामला है ये वाकई सही है कि नहीं है। डॉक्टर बिस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच मुनीबा, आई एम फाइन। डॉक्टर बिस्मा, खामोशी के हवाले से, चुप रहने के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले बताइए, जो अप्रोच हम लोग सुनते हैं कि एक चुप 100 सुख, आप चुप साध लें उसके बाद आपको सुकून ही सुकून है, वाकई ऐसा होता है? मैं खुद बाय नेचर खामोश तबाह इंसान हूँ पर्सनल लाइफ में, तो मैं तो इससे एग्री करती हूँ। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके। और दूसरी चीज़, चुप रहना पॉसिबल सोल्यूशन तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन हर दफ़ा चुप रहना और हर तरह की बात पे चुप रहना कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन नहीं है। That's true. तो पार्शियली इट इज़ ट्रू, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन यू आर इन। आपका कॉन्फ्लिक्ट किस नेचर का है, आप उसको किस हद तक सीरियसली लेते हैं और उसके बारे में कितना सीरियस है उसको रिजॉल्व करने के, तो इट डिपेंड्स। लेकिन ऑन द होल अगर हम इसको परसेंटेज वाइज या रेशो वाइज डिसाइड करें कि क्या ये बात सही है, तो इन केस फॉर द टाइम बीइंग जब किसी की आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई लड़ाई झगड़ा है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो चुप साथ लेना फॉर सम टाइम इज़ बेटर इंस्टेड ऑफ कि आप फौरी तौर पे उसको रिएक्शन या रिस्पॉन्स दें। बिकॉज समटाइम्स चीज़ें इतनी ख़राब होती नहीं हैं, आपकी ओवर टॉकिंग की वजह से या ओवर रिएक्शन की वजह से वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग जब कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस वक्त चुप इख्तियार कर लें, लेकिन बाद में जब आप अपनी ज़ुबान का इंतखाब करें बोलने के लिए, तो लफ्ज़ जो हैं वो बहुत रीजनेबल और बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए, सोच समझ के लफ्ज़ निकालने चाहिए अपने मुंह से। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, हम ना चुप को इस सिनेरियो में भी ले लेते हैं कि कोई अगर कमज़ोर है तो वो चुप है, या वो चुप इसलिए क्योंकि वो कमज़ोर है। इसके साथ भी हम लोग ना इसको लिंक या फिर ये भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम चुप कर गए तो लोग समझेंगे कि हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें बोलना है, या फिर हम गलत हैं इसलिए हम चुप कर गए, ये कोई दूसरा बंदा चुप कर गया है। बिल्कुल बात आपकी सही है। ये बेसिकली दो लोगों के बीच में ऑब्वियसली एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है वो दो पर्सन्स के बीच में है। अब उनमें से एक पर्सन जो है, पहली बात तो ये मुनीबा, ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंडेबली स्ट्रांगली समझने की ज़रूरत है कि जब आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि ऑपोजिट पर्सन जो है उसके साथ आपका इख्तलाफ राय है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो पेशेंस है। ओके। सब्र है कि आप अगले बंदे को, अगले पर्सन को मौका दें कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का एक्सप्रेशन दें। अगर आपके अंदर पहला जो माइलस्टोन है इस चीज़ का, पेशेंस, वही नहीं है, तो फिर आपके सामने वो बंदा बोले या चुप रहे, आपने अपनी एक राय कायम कर ली होती है और आप उसी हिसाब से सोचते हैं। जहाँ तक बात है दूसरे पर्सन की जो इस बात पे डिसीजन नहीं कर पा रहा कि मुझे बोलना है या मुझे नहीं बोलना, क्योंकि मेरे बारे में जजमेंट कायम हो जाएगी कि मैं या तो कमज़ोर हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाला हूँ, तो ये चीज़ जो है ये उस कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा इन्हांस कर देती है और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देती है, और ये आगे जाके भी वो रिजॉल्व नहीं हो पाता। अच्छा, जहाँ तक बात है ऐसे लोगों की जो समझते हैं कि एक्सप्रेशन करने से जो है चीज़ ख़राब हो जाएगी और हमें अभी फ़िलहाल खामोश रह लेना चाहिए, बाद में इस पर डिस्कशन करें, वो दीज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। जहाँ तक वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि खामोशी जो है वो इख्तियार करनी चाहिए ताकि मैं इस मसले से हट जाऊँ या निकल जाऊँ, ये एस्केप है। ये उस सिचुएशन से फ़्लाइट लेने का एक तरीका है। और ऐसे लोग जो ये सोचें कि जी मैं कमज़ोर हूँ इस वजह से मैं नहीं बोल पा रहा, तो वो उसकी अपनी कॉवर्डनेस है या उसकी अपनी जो स्टांस है वही स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरे पर्सन को उसने क्या कन्विंस करना है। लेकिन अगर हम जनरली देखें अपनी सोसाइटी में, तो ज़्यादा तौर पे यही राय कायम कर ली जाती है कि जो पर्सन कमज़ोर है, जिसके अंदर ताकत नहीं है, जो अपनी दिफा नहीं कर सकता, वो खामोश रहता है। हालांकि हर दफ़ा ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। ये कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जो आपको ट्रॉमेटाइज कर रहा हो और उसकी वजह से आप सोशल इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं या खामोशी इख्तियार आपने कर लिए। तो इसका फिर अगर बहुत से लोग अगर ऐसे हैं हमारे देखने वाले भी, तो इसके लिए कोपिंग मैकेनिज्म क्या होगा फिर?
अब ये तो देखें आपके पास लेट 60s में आए हैं, yes. अब अगर 20s में है, बिकॉज़ ये तो normal है, नॉर्मल बच्चे है ना, students यंगस्टर्स हैं, में ये चीजें exactly, बहुत सारी पाई जा बहुत रही होती, तो ज़्यादा। उनके लिए कोपिंग मैकेनिज्म क्या हो सकता है? आजकल की जनरेशन की अगर बात करें तो उनकी खामोशी का सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो उनका गैजेट है। यानी वो उसको एंगेज इतना ज़्यादा अपने साथ रखते हैं, इतनी एडिक्शन हो चुकी हुई है गैजेट्स की, सोशल मीडिया की, दैट दे डोंट लाइक टू टॉक। तो ये एक अलहदा रीज़न है। लेकिन जहाँ तक जैसे मैंने भी एग्जांपल दी एक लेट मतलब लेट एडल्टहुड में जो पर्सन है, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ राइट नाउ। उनकी ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। आप सोचे कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस तरह गुजारी है, विच इज़ अ वेरी टफ थिंग ना। बिल्कुल, तो आपको चाहिए होते हैं लोग, लेकिन आप बात नहीं कर पाते बिकॉज आपके चाइल्डहुड का कोई ना कोई ट्रॉमा आपको ट्रिगर कर जाता है। जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो आई मस्ट से कि जब भी आपको ये रियलाइजेशन हो कि आप खुद इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार है या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, आपका जानने वाला, आपका दोस्त है, आपका बच्चा है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, इट्स बेटर टू सीक फॉर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड हेल्प विच इज़ नॉट अ टैबू एट ऑल। हम मतलब ऐसे लोगों को डील करते हैं एंड वी कैन गिव देम थेरेपी विच कैन रिड्यूस देयर एंग्जाइटी ओवर टाइम। एंड आई हैव सो मैनी एग्जांपल्स जिन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह की अच्छे टाइम पे, पीक टाइम पे जब उनको लगा कि ज़रूरत है एंड दे हैव कंसल्टेड द साइकोलॉजिस्ट, दे आर डूइंग वंडर्स राइट नाउ। सो साइकोलॉजिकल हेल्प लेना, थेरेपी लेना, काउंसलिंग लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इंस्टेड ये हेल्प करता है। हाँ, मतलब ये आपको जीने का एक नया मौका देता है। आप ये समझ लें कि जिस डर के और खौफ के मुब्तला होकर आप जी रहे हैं, उससे आपको छुटकारा हासिल करने का एक मौका दे रहा है। तो और आपको क्या चाहिए, क्या फ्रीली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आपके इर्द गिर्द जिनको आप जानते हैं, तो आप ज़रूर उनकी काउंसलिंग कराएं, ख़ुद भी काउंसलिंग लें, इसको टैबू मत बनाएं। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ से सेहतमंद है ना, तो आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर सकती है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपको मसल्स बनाने का, जिम जाने का, अगर आप यहाँ से फिट नहीं है तो। डॉक्टर बिस्मा इजाज़ हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर बिस्मा, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, आप यहाँ पर आएँ, इसके ऊपर बात किए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं नमाज के हवाले से, क्योंकि नमाज अल्लाह से बंदे का सबसे करीबी ताल्लुक़ है, जो ना सिर्फ सुकून देती है बल्कि हर हाल में फ़र्ज़ भी है। चाहे इंसान तंदुरुस्त हो या बीमार हो, खड़ा होकर पढ़े या फिर बैठ कर पढ़े। लेकिन जब जिस्म कमज़ोर हो जाए, टांगों में ताकत ना रहे या बीमारी खड़े होने की इजाज़त ना दे, तब शरीयत हमें ये सहूलत देती है। अब इस्लाम एक आसान दीन है और हमारे रब ने हर हालत में इबादत का रास्ता हमारे लिए खुला रखा है। ऐसे लोग जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं ना, वो बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन कैसे, इसका तरीका भी हमें आना चाहिए। क्या ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ना बेहतर है या कुर्सी पर? रुकू और सजदे की अदायगी कैसे की जाए, आज हम यही सीखेंगे कि शरीयत के मुताबिक बैठकर नमाज कैसे अदा की जा सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहराम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और साथ ही साथ डॉक्टर पीताक शरीफजादा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, आप ही से स्टार्ट करूंगी। नमाज के हवाले से हमने बात करनी है कि जो लोग खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो कि मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत से लोग ये कहते हुए हमने भी सुना है कि जी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, कायम करने का हुक्म है। तो नमाज पढ़ने का हुक्म है या कायम करने का हुक्म है, ये बताएं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान भी मैं समझता हूँ मुआशरे की आगाही के हवाले से इतना ही अहम है जितना ख़ुद दीन के इबादत के निज़ाम में नमाज का अपना हवाला जो है वो अहम है। हम जानते हैं कि ये जो दीन रहमत है, इसके अंदर इबादत का एक इतना जामे निज़ाम मौजूद है कि जिसके अंदर हर लम्हा अगर कोई शख्स उस निज़ाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर राइज कर सके, नाफिज कर सके, तो हर लम्हा उसका अपने रब की तरफ कुर्बत का सफ़र जो है वो जारी रहता है। और कोई ऐसा
लम्हा उसकी ज़िंदगी के अंदर नहीं रहता जिसमें वो अल्लाह से गफलत का शिकार हो जाए। सो उन इबादात के निज़ाम में एक बहुत ही नुमायाँ उन्वान और हवाला जो है वो नमाज की शक्ल में हम तक पहुँचता है। आप इससे ही अंदाज़ा लगाइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मिजाज और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी इसके हवाले से तवातुर के साथ इसकी अहमियत पर बात करते हुए सरकार दो आलम नज़र आते हैं। और फिर ख़ुद कुरान हकीम के अंदर जिन चंद अहकामात पर बहुत तफसील के साथ तवातुर के साथ बार बार तकरारी अंदाज में जैसे एक यकीन दहानी कराई गई है, याद दहानी कराई गई है, तलकीन की गई है, उनमें से एक अमर जो है वो नमाज का अमर है। और जैसा आपने ख़ुद अपने सरनामा कलाम में ख़ुद फरमा दिया कि ये दीन क्योंकि आसानियों का दीन है, इसलिए इसमें इबादत का तसव्वुर लोगों को पाबंद करके मुशक्क़त का शिकार करना नहीं है, बल्कि इबादत इस अंदाज में की जाए कि बंदा ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी परवरदिगार आलम के साथ उसकी जुड़त मजबूत हो सके। अब ये जो नमाज कायम करना और नमाज का होना जो है ये वाक़तन दुरुस्त आपने सिम की तरफ इशारा किया कि एक बहुत तवातुर के साथ जो सवाल पिछले कुछ सालों से हमारे माशरे का हिस्सा उनमें से एक ये सवाल है। हकीकत में कुरान हकीम के अंदर तो जब भी नमाज के लिए कहा गया तो नमाज कायम करने का ही हवाला दिया गया है। अब नमाज कायम करने पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। मैं समझता हूँ कोई जी शऊर ऐसा नहीं है जो इसकी अहमियत और इसके होने से इनकार कर सके, लेकिन अब ये तय करना मकसूद है कि कायम करने और पढ़ने में क्या फ़र्क है। पढ़ना जो है वो सिर्फ ज़ुबान से इकरार है और उतनी हालत की कैफियत है जितनी में आपने तकबीर तहरीमा कही और सलाम फेरने तक का जो अरसा है। अगर कोई शख्स उतनी देर के लिए अपने आप को परवरदिगार आलम की अतात में देता है, अपने आप को उसके सुपुर्द करता है, तो ये नमाज पढ़ना कहलाएगा। और अगर ये नमाज सलाम फिरने से लेकर अगली नमाज तक तवातुर के साथ अपने आप को परवरदिगार आलम की अतात, उसकी खुशनुदी, उसकी रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया बन रही है, तो फिर ये कायम करना है। सो पहले दर्जे पर एक बात तो हम तक ये पहुँची कि नमाज का कायम करना जो है वो हमें उसकी तरफ तलकीन दी गई है। लेकिन जहाँ इसमें से इतना अजीम शान खैर का ख़जाना हम तक पहुँचता है, वहीं पर कुछ नाआकिबत अंदेश जो हैं वो इससे ये मानी लेना शुरू कर देते हैं और इससे एक जवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं कि ये जो लोग 5 वक्त एहतमाम से मसाजिद तक जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात को मुनक़ता करके बार बार नमाज के लिए खड़े होते हैं, वो तो नमाज पढ़ रहे हैं। हमने तो नमाज को कायम करना था और वो हमने एक कैफियत के तौर पर ख़ुद पे कायम कर रखी है, इसलिए अब हमें किसी नमाज के लिए उस सारे कायदे ज़ाब्ते से गुजर के नहीं जाना पड़ेगा। पैराम साहब आपकी तरफ आऊँगी। आज हमने बात करनी है कि नमाज तो पढ़नी है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बीमार होते हैं, जो खड़े होके नहीं पढ़ सकते हैं नमाज, जिस्म में उनकी ताकत नहीं होती है, तो क्या बैठकर नमाज वो पढ़ सकते हैं? और अफजल तरीका क्या है? ज़मीन पर बैठ के पढ़ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के पढ़ सकते हैं, बहुत से लोग तख्त पोश पर भी पढ़ रहे होते हैं, उस पर पढ़ सकते हैं, कहाँ पर पढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इंतहाई अहमियत का हामिल ये उन्वान और बहुत ही शानदार जुमला जिससे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा वो ये है कि नमाज़ पढ़ो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज़ पढ़ी जाए। इंसान दुनिया में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के लिए, और उस बंदगी के जो बेहतरीन तरीक़े जिन्हें दीन की असास और बुनियाद कहा जा रहा है उनमें से एक नमाज है। और नमाज वाहिद ऐसा तरीक़ा है जो ऐन जंग की हालत में भी माफ़ नहीं है। बिल्कुल। अबू दाऊद शरीफ अगर पढ़ें तो उसके अंदर एक हदीस में सलातुल खौफ का मतलब है दुश्मन सामने है, मैदान जंग में है, तो सलातुल खौफ पढ़ने के कुछ 13 तरीके बताए गए हैं। अच्छा। कि अगर इस तरह की सूरत हाल है तो ऐसे पढ़ लें, ऐसी सूरत हाल है तो ऐसे पढ़ लें, माफ़ी नहीं है उसकी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने आबा का जिक्र करते हुए यही बात कही ना, ऐने लड़ाई आ गया अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौमे हिजाज, कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाना। और जिस तरह नमाज को कायम करने की बात हुई है, इसी तरह कुरान ने एक अंदाज़ और अपनाया है कि नमाज़ों की हिफाजत करनी है, और ख़ुसूसन नमाज वस्ता की हिफाजत का माना क्या कि ये नहीं है कि बस सलाम फेरा और कहानी ख़त्म, बाद अपने कारोबारी मतलब ये है कि उस नमाज को दर्जे कबूलियत पे पहुँचाना है। क्योंकि नमाज कुरान कहता है बेहयाई और बुराई से रोक रही है, अगर नहीं रोकी तो इसका मतलब है उसकी अदायगी में कमी है। और कुरान पाक का अंदाज़ देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। इससे पीछे जो मफहूम चल रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है
कि जो मरीज़ है, सफ़र में है, जिसकी जो मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं, बात तो सिर्फ यहाँ पर रोज़ों की हो रही है, लेकिन आम अहकाम भी इससे मुराद हैं कि वो फिर दूसरे दिनों में या बाद में या अपने मरज़ को गुजार के, तो आगे अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अल्लाह पाक तुमसे आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। तो नमाज भी इसी तरह एक अमर रब्बी है। एक आदमी अगर क़याम पे खड़े होके क़याम करने पर क़ादिर नहीं तो उसे दीन इस्लाम ने मुख्तलिफ़ तरीक़े दिए। बैठ के नमाज़ पढ़ना है, बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, लेट के इशारों से नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। जो सर भी नहीं हिला सकता वो आँख के इशारे से रुकू और सजदा करे। अब दर हकीकत मकसद क्या है कि इंसान को दिन के अंदर कम से कम 5 वक़्त इस बात की याद दहानी कराई जाए और इंसान अपने आप को तैयार रखे कि मैं रब के हुजूर खड़ा हूँ और रब के हुजूर हूँ, और ये कैफियत तारी करना। वो बड़ा खूबसूरत जुमला किसी ने एक बात की, वो कहते मेरा दिल ये करता है कि मस्जिद के मेहराब पे एक तहरीर लिखूं और ये तहरीर अल्लाह की तरफ से, यानी कि वो तसव्वुराती दुनिया की बात हो रही है। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा, वो कहते मैं एक तहरीर लिखना चाहता हूँ मस्जिद के मेहराब पे, वो ये कि हमेशा मांगने आते हो कभी मिलने भी आया करो। क्या बात है कि नमाज सिर्फ मांगने का जरिया नहीं है, अल्लाह से मुलाकात का जरिया भी है। कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जा सकते होते हैं वो मस्जिद में नमाज अदा करने, लेकिन फिर भी वो घर में नमाज अदा कर रहे होते हैं। मर्द हज़रात की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए क्या हुक्म है? देखें जी, जमात के लिए जाना ये वाजिब है। ठीक है। जब जमात खड़ी होती है तो मुकब्बिर जो तकबीर में 2 जुमले इजाफी कहता है, क़द क़ामत इस्सलाह, कि नमाज कायम हो चुकी। नमाज कायम होने का एक माना ये भी है कि बा जमात नमाज में हाजिर होना। ठीक है। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल ये करता है कि अजान हो और मैं किसी को कहूँ नमाज पढ़ाए और मैं जाऊँ, और जो लोग जमात में शरीक नहीं हो रहे उनके घरों को आग लगा दूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे बग़ैर किसी वजह के। अगर कोई वजह हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई वजह नहीं है, खामखा सुस्ती और काहली का सामना है, फिर जमात को जो छोड़ना ये मकरूह तहरीमी के ज़ुमरे में आता है और ये गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में आता है। जमात छोड़ने की इजाज़त नहीं है, किसी भी हवाले से नहीं है। हमारे साथ मुफ्ती बहराम शाहिद साहब मौजूद थे, डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया था। वक्त की किल्लत है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।